हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फन फैक्ट्स ऑफ कंप्यूटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है हार्डवेयर। आज हम हार्डवेयर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मैं आपको एकदम बेसिक टू एडवांस लेवल तक हार्डवेयर को अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अगर कोई न्यू स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहा है तो पहले आप जाके बेसिक कंप्यूटर हिस्ट्री पार्ट 1 और पार्ट 2 को एक बार अच्छे से समझ लो, देख लो, ठीक है। और वीडियो देखकर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको एक बार रिवीजन कर लो, ठीक है। और बेसिकली बाइनरी कैलकुलेशन जो है वो एक बार आप प्रैक्टिस कर लो, फिर आप जाकर हार्डवेयर से कंटिन्यू करो, ठीक है। तो चलिए आज का जो पार्ट है हमारा हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं हार्डवेयर क्या होता है, ठीक है। यानी हार्डवेयर का मतलब क्या है। एक कंप्यूटर सिस्टम बिल्ड होता है चार मेन कंपोनेंट के साथ, यानी सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस, ठीक है। ये एक एक जो पार्ट है ये एक कंप्यूटर हार्डवेयर होता है। यानी ये जो चार जो पार्ट है ये मिलकर कंप्यूटर हार्डवेयर को रेडी करता है, ठीक है। नाउ कंप्यूटर सिस्टम इज क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, यानी कंप्यूटर जो सिस्टम है ये दोनों पार्ट में क्लासिफाइड होता है। नाउ व्हाट इज कंप्यूटर हार्डवेयर। हार्डवेयर रिफर्स टू ए सेट ऑफ फिजिकल कंपोनेंट दैट कॉन्स्टिट्यूट अ कंप्लीट सिस्टम, ठीक है। यानी कंप्यूटर का जो फोर जो मेन कंपोनेंट होता है, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एंड सीपीयू, वो चारों मिलकर कंप्यूटर सिस्टम को पूरा करता है, ठीक है। इसलिए वो एक एक पार्ट कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अ पीसी केस, मदरबोर्ड, रैम, रोम, हार्ड डिस्क, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एक्सेट्रा, ये सब एक कंप्यूटर सिस्टम का पार्ट है। यानी ये एक एक चीज है कंप्यूटर हार्डवेयर, ठीक है। फिर आता है व्हाट इज अ सिस्टम यूनिट, ठीक है। आपको अच्छी तरह से सिस्टम यूनिट को समझना होगा, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर हार्डवेयर का। तो सिस्टम यूनिट बेसिकली मदरबोर्ड, माइक्रो प्रोसेसर यानी सीपीयू, मेमोरी चिप्स, सिस्टम क्लॉक, बासेस, पोर्ट्स एंड एक्सपेंशन कार्ड और एक्सपेंशन स्लॉट्स, ये सब कुछ मिलकर एक कंप्यूटर का सिस्टम यूनिट रेडी होता है, ठीक है। और सिस्टम यूनिट में आपको कुछ पॉइंट पढ़ना होगा, रिमाइंड रखना होगा। तो चलिए पॉइंट को हम देख लेते हैं। पहला है ए मदरबोर्ड इज ए बोर्ड दैट कंटेन्स ए माइक्रो प्रोसेसर चिप आल्सो नोन एज सीपीयू, ठीक है। यानी मदरबोर्ड में जो एक प्रोसेसर यानी जो चिप रहता है उसको हम सीपीयू कह लेते हैं, ठीक है। मेमोरी चिप भी मदरबोर्ड में होता है और एक्सपेंशन स्लॉट भी मदरबोर्ड में होता है, ठीक है। द बोर्ड contains electronic circuitry that connects the major section of microcomputer, the CPU and the primary storage as well as peripheral components। यानी मदरबोर्ड में एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी कनेक्टर होता है जो एक माइक्रो कंप्यूटर को सीपीयू और प्राइमरी स्टोरेज के साथ कनेक्ट करता है एज वेल एज पेरिफेरल डिवाइसेस। यानी मदरबोर्ड में बेसिकली जो पेरिफेरल डिवाइस होता है और अनदर जो पार्ट होता है यानी स्टोरेज वगैरह वो सीपीयू के साथ कनेक्ट करता है एकमात्र मदरबोर्ड, ठीक है। मदरबोर्ड इज नोन एज कंट्रोल सिस्टम बोर्ड। मदरबोर्ड इज नोन एज सिस्टम बोर्ड, यानी मदरबोर्ड को हम अनदर नेम सिस्टम बोर्ड की तरह भी जान सकते हैं, ठीक है। यानी हम मदरबोर्ड को सिस्टम बोर्ड कहकर भी बुला सकते हैं। अब देख लो यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है। सिस्टम यूनिट क्या क्या पार्ट लेकर बनता है मैंने पहले ही कह दिया था। मदरबोर्ड, माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी चिप्स, सिस्टम क्लॉक, बसेस, पोर्ट्स, एक्सपेंशन स्लॉट एंड कार्ड्स। चलो अब एक एक पार्ट को हम अच्छी तरह से समझेंगे, ठीक है। तो पहले आता है मदरबोर्ड। व्हाट इज अ मदरबोर्ड। अगर मैं एक सिंपल लैंग्वेज में कहूँ, ए मदरबोर्ड इज ए कंप्यूटर प्राइमरी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड व्हिच लिंक्स द सीपीयू, मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस एंड अनदर पार्ट्स। यानी मदरबोर्ड कंप्यूटर का एक प्राइमरी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड यानी पीसीबी होता है जिसके अंदर मैं सीपीयू को लिंक कर सकता हूँ, किसके साथ, मेमोरी के साथ और अनदर जो पेरिफेरल डिवाइसेस है उसके साथ, ठीक है। देखो यहाँ पर राइट साइड में एक डायग्राम दिया गया है मदरबोर्ड का, उसमें कौन कौन सी पार्ट इंपॉर्टेंट है आपका कंप्यूटर अवेयरनेस इंक्रीज करने के लिए, ये हम देख लेते हैं। चलिए पहले तो हम देख लेते हैं यहाँ पर ये जो पार्ट है वो है सीपीयू सॉकेट, यानी इस सॉकेट में कंप्यूटर का सीपीयू बैठता है, ठीक है। और ये जो मदरबोर्ड है ये थोड़ा पुराना वाला है इसलिए इसका जो सॉकेट नंबर है वो है 939, ठीक है। फिर आता है सीपीयू फैन एंड हीट सिंक माउंट। यानी जब एक सीपीयू एक मदरबोर्ड में बैठ जाता है तो सीपीयू तो बेसिकली हीट होता है, इसलिए उस सीपीयू को ठंडा रखने के लिए यहाँ पर सीपीयू फैन यूज किया जाता है, ठीक है। फिर आता है 24 ATX पिन कनेक्टर। 24 ATX पिन कनेक्टर बेसिकली क्या होता है, मदरबोर्ड को पावर देने के लिए ये यूज होता है। एसएमपीएस में ये 24 पिन कनेक्टर आता है, ये डायरेक्ट मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट होता है मदरबोर्ड को पूरा पावर अप करने के लिए, ठीक है। फिर आता है आईडी कनेक्टर। फिर आता है बायोस फ्लैश चिप एंड पीएलसीसी सॉकेट। देखो ये इंपॉर्टेंट है। बायोस फ्लैश चिप, इसके अंदर मदरबोर्ड का जो पूरा सॉफ्टवेयर रहता है, ठीक है। यानी मदरबोर्ड का जो सेंसर वगैरह होता है, क्लॉक टाइमिंग होता है, ये सब बायोस में ही सेव्ड होता है, ठीक है। अगर बायोस करप्ट हो जाता है उस मदरबोर्ड का तो उसमें आप सीपीयू को लगाकर कोई भी काम नहीं कर सकते, ठीक है। यानी मदरबोर्ड बूट भी नहीं होगा। ये बायोस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मदरबोर्ड के लिए, ठीक है। फिर आता है साटा कनेक्टर।
साटा कनेक्टर क्या होता है? साटा कनेक्टर के माध्यम से हम जो पेरिफेरल्स, जो हम एक्सटर्नल डिवाइसेस वगैरह हो गया और बेसिकली जो इंटरनल स्टोरेज डिवाइस है वो हम साटा कनेक्ट के माध्यम से यूज कर सकते हैं। लाइक एसएसडी हो गया, एचडीडी हो गया, ये सब साटा कनेक्टर के माध्यम से मदरबोर्ड के साथ लिंक होता है, ठीक है। फिर आता है सीमोस बैटरी। ये जो सीमोस बैटरी है ये पूरा कंप्यूटर का जो क्लॉक सिस्टम है उसको एक्यूरेट रखने के लिए यूज होता है, ठीक है। फिर आता है पीसीआई स्लॉट। पीसीआई स्लॉट बेसिकली क्या होता है? जो एक्सपेंशन कार्ड हो जो होता है, एक्सपेंशन कार्ड को हम इस स्लॉट में यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है इंटीग्रेटेड ऑडियो कोडेक चिप। ये इंटीग्रेटेड ऑडियो कोडेक चिप क्या होता है? मदरबोर्ड में यूज होता है ऑडियो क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। आता है इंटीग्रेटेड गीगाबिट ईथरनेट चिप। इस चिप के माध्यम से हम कंप्यूटर में लैन इंटरनेट यानी ईथरनेट को यूज कर सकते हैं, ये इसको मैनेज करता है, ठीक है। फिर आता है पीसीआई एक्सप्रेस स्लॉट। ये भी एक काइंड ऑफ एक्सपेंशन स्लॉट ही है, ठीक है। फिर आता है कनेक्टर्स फॉर द इंटीग्रेटेड पेरिफेरल्स, यानी कंप्यूटर का जो माउस कीबोर्ड हो गया, एक्सटर्नल स्पीकर हो गया, ठीक है, प्रिंटर हो गया, ये जो कनेक्ट होता है, मॉनिटर हो गया, ये सब मदरबोर्ड में ये पेरिफेरल स्लॉट में कनेक्ट होता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो वीजीए कनेक्टर दिया गया है, एक एचडीएमआई कनेक्टर दिया गया है, कुछ PS2 कनेक्टर दिए गया है। तो ये जो बेसिक हार्डवेयर नॉलेज था मदरबोर्ड के बारे में, ये आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। ये एग्जाम में नहीं आएगा, पर आपका जो कंप्यूटर अवेयरनेस का जो नॉलेज है वो इंक्रीज करने के लिए, हार्डवेयर का जो नॉलेज है वो इंक्रीज करने के लिए आपको ये अच्छी तरह से पढ़ना होगा, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। फिर आएगा हमारा माइक्रो प्रोसेसर यानी सीपीयू। अब अगर मैं एक सिंपल वे में बताऊं तो ए माइक्रो प्रोसेसर इज एन इंटीग्रेटेड सर्किट दैट कैरीज आउट ऑल अरिथमेटिक लॉजिक एंड कंट्रोल फंक्शन एज सर्व एज कंप्यूटर ब्रेन। बेसिकली हम इस माइक्रो प्रोसेसर को कंप्यूटर की ब्रेन कहला सकते हैं, ठीक है। यानी माइक्रो प्रोसेसर इक्वल टू कंप्यूटर ब्रेन, ये कंप्यूटर का ब्रेन होता है। मान लो अगर कोई यूजर कंप्यूटर में कुछ इनपुट डेटा देता है तो ये डेटा को कंप्यूटर ये सीपीयू में ही प्रोसेस करता है, ठीक है। फिर जाकर आउटपुट दिखाता है। और प्रोसेसिंग के बाद क्या होता है? प्रोसेसिंग के टाइम में यहाँ पर एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट आता है, लॉजिकल यूनिट आता है, फिर आता है कंट्रोल यूनिट। तो देखो इस पिक्चर में मैं दे दिया हूँ, यहाँ पर एक माइक्रो प्रोसेसर यानी एक सीपीयू का एक पिक्चर है। इसमें यहाँ पर जो है ये कंट्रोल यूनिट होता है, फिर आता है रजिस्टर, फिर आता है एलयू यानी एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। फिर आता है कैशे मेमोरी, फिर आता है पिंस और कनेक्शन इंटरफेस। यानी ये जो सीपीयू है ये एक पिन वाला सीपीयू है, ठीक है। और आजकल के जमाने में वो जो सीपीयू हमको दिख जाता है उसमें पिन नहीं आता। बेसिकली इंटेल का जो सीपीयू होता है उसमें पिन नहीं आता, मदरबोर्ड में पिन आता है, ठीक है। और हमको जस्ट सीपीयू लेकर मदरबोर्ड में जस्ट सेट करना होता है, ठीक है। तो फिर हम नेक्स्ट पार्ट को देख लेते हैं, मेमोरी चिप। What is a memory chip in a simple way? Memory chip are electronic part that computer uses to store information, data, instruction. यानी मेमोरी चिप जो होता है ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है कंप्यूटर का। यहाँ पर कंप्यूटर को क्या करता होता है? इंफॉर्मेशन स्टोर, डेटा स्टोर, इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए मेमोरी चिप यूज होता है। अगर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर एक डी रैम दिया हुआ है। डी रैम का मतलब है क्या? डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये इसका जो फुल फॉर्म है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको रिमाइंड रखना होगा, ठीक है। ये बेसिकली एक वोलेटाइल मेमोरी है और ये मेमोरी चिप है। नेक्स्ट जो है रोम, ये है रीड ओनली मेमोरी, बट ये एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है, ठीक है। और ये भी एक रोम चिप है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट में हम देख लेते हैं सिस्टम क्लॉक। व्हाट इज द सिस्टम क्लॉक? द सिस्टम क्लॉक इज एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इज इन ए कंप्यूटर दैट जनरेट रेगुलर टाइमिंग सिग्नल टू द कंट्रोल एंड सिंक्रोनाइज ऑल ऑपरेशन ऑफ द सीपीयू एंड अदर कंपोनेंट्स, ठीक है। ये सिस्टम क्लॉक बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है जो मदरबोर्ड में फिक्स रहता है। इसका काम होता है क्या? इसका काम होता है टाइमिंग सिग्नल को सीपीयू को भेजना, ठीक है, टू सिंक्रोनाइज ऑल ऑपरेशन ऑफ द सीपीयू। यानी सीपीयू जो ऑपरेशन जो करता है, जो लॉजिकल प्रोसेस करता है, उसको टाइम का जो फैक्टर होता है ये सिंक्रोनाइज करना होता है सिस्टम क्लॉक का मेन पार्ट, ओके। और अनदर जो पार्ट होता है उसमें भी टाइम जो सिंक्रोनाइजिंग फैक्टर है ये सिस्टम क्लॉक ही देखता है और मैनेज करता है, ठीक है। तो राइट साइड में देख लो, यहाँ पर एक सिस्टम क्लॉक का एक डायग्राम दिया गया है, ठीक है। पहला तो इसमें हमको देखने के लिए मिल जाएगा ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल, ठीक है। फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल पाथवे, यानी ये जो सिग्नल पाथवे है इसके माध्यम से जो क्लॉक सिग्नल होता है वो सीपीयू और अनदर जो डिवाइसेस होता है यानी कंपोनेंट्स होता है उसमें ये जाता है, ठीक है। फिर आता है पिन, यानी ये तो कनेक्शन इंटरफेस हो गया, ठीक है। और यहाँ से ही जो पिन यहाँ पर दिया गया है यही है सेंड सिग्नल टू द सीपीयू एंड कंपोनेंट्स, ठीक है। फिर आता है बसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझना पड़ेगा। तो हम और भी अच्छी तरह से समझेंगे जब हम डाटा कम्युनिकेशन चैप्टर करेंगे तब, ठीक है। यहाँ पर तो मैंने जस्ट बेसिक एक पार्ट को जस्ट मैंने यहाँ पर लिख दिया है बेसिक समझने के लिए, ठीक है, क्योंकि ये हार्डवेयर का ही पार्ट है। तो पहले देख लेते हैं
buses are communication pathways that transfer data, instruction and signal between different component of a system. यानी buses जो बेसिकली होता है ये कम्युनिकेशन पाथवे होता है, ठीक है, डेटा ट्रांसफर करने के लिए, इंस्ट्रक्शंस ट्रांसफर करने के लिए एंड सिग्नल सेंड करने के लिए कंप्यूटर और कंपोनेंट्स के बीच में ये बसेस डेटा ट्रांसफर करता है, इंस्ट्रक्शंस ट्रांसफर करता है और सिग्नल को ट्रांसफर करता है, ठीक है। बेसिकली मेन टाइप ऑफ बसेस जो होता है वो है डेटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस, ठीक है। ये जो बसेस है ये बेसिकली तीनों मेन टाइप ऑफ बसेस में पड़ता है। तो व्हाट इज डेटा बस? अब डेटा बस क्या होता है? ट्रांसफर डेटा बिटवीन कंपोनेंट्स, यानी ये ओनली डेटा को कंपोनेंट के बीच में ट्रांसफर करता है, ठीक है। फिर आता है एड्रेस बस। नाउ व्हाट इज एड्रेस बस? कैरीज द एड्रेस ऑफ डाटा लोकेशन इन मेमोरी, ठीक है। यानी ये एड्रेस को कैरी करता है किस पर? डेटा लोकेशन मेमोरी पर, ठीक है। यानी मेमोरी पर जो एड्रेस का जो डेटा लोकेशन है ये एड्रेस बस कैरी करता है, ठीक है। फिर आता है कंट्रोल बस, सेंड कंट्रोल सिग्नल बिटवीन कंपोनेंट्स, यानी कंप्यूटर और कंपोनेंट के बीच में ये कंट्रोल सिग्नल को सेंड करता है, ठीक है। तो देखो राइट साइड में एक डायग्राम दिया गया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर एकदम अच्छी तरह से ये इसका जो काम है इसको अच्छी तरह से इलेबोरेटली यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। पहले तो सीपीयू जो है, सीपीयू और उसका जो सीपीयू इंटरफेस है देख लो, चिपसेट और नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज के बीच में ये कंट्रोल बस काम करते हैं, एड्रेस बस काम करते हैं और ऐड और डेटा बस भी काम करते हैं। तो पहले देख लेते हैं यहाँ पर जो है एड्रेस बस, यानी एड्रेस बस क्या करता है? मेन मेमोरी यानी रैम को सिग्नल भेजता है। डेटा बस भी रैम और मेन मेमोरी को सिग्नल भेजता है और कंट्रोल बस भी रैम और मेन मेमोरी को सिग्नल भेजता है, ठीक है। और इस सिग्नल अगर रैम यानी मेन मेमोरी में जाता है तो रैम उसको प्रोसेस करता है, फिर उसके बाद हमको इनपुट और आउटपुट जो इंटरफेस वो हमको इजीली दिख जाता है। यानी इनपुट डिवाइसेस में हमने क्या सिग्नल भेजा वो सीपीयू प्रोसेस करके हमको आउटपुट डिवाइस में क्या देगा, ये पूरा जो काम होता है डेटा कम्युनिकेशन का ये पूरा काम बसेस करता है, ठीक है। इसलिए हमको इसको अच्छी तरह से पढ़ना होगा। और अगर मैं वन वर्ड में बताऊं तो इसको हमको सिस्टम बस बोल सकते हैं, यानी एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस को हम एक साथ कह सकते हैं सिस्टम बस, ठीक है। आता है एक्सपेंशन स्लॉट एंड कार्ड। तो नाउ व्हाट इज एक्सपेंशन स्लॉट एंड कार्ड्स? एक्सपेंशन कार्ड आर सर्किट बोर्ड इंसर्टेड इनटू एक्सपेंशन स्लॉट टू ऐड एक्स्ट्रा फंक्शन टू अ कंप्यूटर, ठीक है। यानी एक्सपेंशन कार्ड एक प्रकार का सर्किट बोर्ड होता है जो एक्सपेंशन स्लॉट में हम देकर कंप्यूटर में एक्स्ट्रा फंक्शन जो है वो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो एग्जाम्पल को हमको जानना पड़ेगा कि किस किस तरह का हमको एक्सपेंशन कार्ड देखने के लिए मिल जाता है। पहला जो है वो बहुत ही कॉमन है, वो है ग्राफिक कार्ड। इम्प्रूव वीडियो एंड ग्राफिक्स, यानी वीडियो एंड ग्राफिक जो क्वालिटी है उसको एनहांस करने के लिए हम ग्राफिक्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है साउंड कार्ड, प्रोड्यूसेस साउंड, ठीक है। ये साउंड कार्ड के माध्यम से हम साउंड का जो इनपुट और आउटपुट है उसका जो रेंज है वो अच्छी तरह से हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है नेटवर्क कार्ड, एनआईसी, कनेक्ट कंप्यूटर टू द नेटवर्क और इंटरनेट, यानी इस कार्ड के माध्यम से हम कंप्यूटर को नेटवर्क और इंटरनेट में कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यानी इस कार्ड के माध्यम से हम इंटरनेट और नेट का जो फीचर है वो हम इजीली यूज कर सकते हैं। तो देखो राइट साइड में एक पिक्चर दिया गया है, यहाँ पर तो पहले इथरनेट कार्ड, ग्राफिक कार्ड, साउंड कार्ड और वाईफाई कार्ड, चारों ही कार्ड लगा हुआ है, चारों ही एक्सपेंशन स्लॉट में, ठीक है। तो इस पिक्चर को आप एक बार देख लो, ठीक है। ऐसे ही मान लो अगर कोई मदरबोर्ड में कोई फीचर्स नहीं है बट उसमें एक्सपेंशन स्लॉट दिया गया है तो हम एक्सटर्नल जो कार्ड है तो है, यानी ग्राफिक कार्ड हो गया, इथरनेट कार्ड हो गया, साउंड कार्ड हो गया, वो हम अलग से परचेस करके मदरबोर्ड में इन करके हम उसका जो फीचर्स है वो हम इजीली यूज कर सकते हैं कंप्यूटर में, ठीक है। फिर आता है हार्डवेयर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, यानी हार्डवेयर को तीनों भाग में डिवाइडेड किया गया है। एक है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका मतलब है सीपीयू। फिर है पेरिफेरल डिवाइसेस और नेक्स्ट जो आता है वो है मेमोरी यूनिट, ठीक है। देखो तो पहले तो हमको जानना पड़ेगा व्हाट इज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज रेफर्ड टू एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर मेमोरी व्हेन इट इज बिल्ट ऑन ए सिंगल चिप। बेसिकली ये एक सिंगल चिप के ऊपर बिल्ड होता है। इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। A computer system is made of a central processing unit, input-output unit, memory unit, and arithmetic logic unit and control unit in addition to register. Basically एक जो कंप्यूटर सिस्टम होता है
वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट एंड आउटपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट इन एडिशन टू रजिस्टर, ये सब मिला के पूरा कंप्यूटर सिस्टम रेडी होता है, ठीक है। फिर आता है इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, ठीक है। इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन में हमको कुछ पॉइंट फॉलो करना पड़ेगा, उस पॉइंट को अच्छी तरह से हमको समझना होगा, ठीक है। तो पहला जो पॉइंट है वो है कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट आर केप्ट इन मेमोरी मेक अप द प्रोग्राम दैट नीडेड टू बी रन, बेसिकली, ठीक है। यानी एक प्रोग्राम को रन करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन वगैरह चाहिए होगा वो बेसिकली मेमोरी में स्टोर होता है, ठीक है। यानी ये कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट आर केप्ट इन मेमोरी, ये जो कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन है ये मेमोरी में रखा जाता है। जब कोई प्रोग्राम स्टार्ट होता है और रन होता है, उस प्रोग्राम को रन करने के लिए अगर उसको ये कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन चाहिए होगा तो वो इजीली मेमोरी चिप से ले लेगा और प्रोग्राम इजीली रन हो जाएगा, ठीक है। फिर जो है पॉइंट वो है टू फिनिश द टास्क द सीपीयू कैरिड आउट द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, यानी उस काज को फिनिश करने के लिए सीपीयू क्या करता है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को ले लेता है, ठीक है। फिर द सीपीयू इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट इंस्ट्रक्शन, यानी सीपीयू जो है वो एकमात्र प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल होता है ये इंस्ट्रक्शन को लेने के लिए। फिर आता है द सीपीयू यूजेस रजिस्टर ALU CU टू कैरी आउट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, यानी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन को कैरी आउट करने के लिए सीपीयू रजिस्टर यूज करता है, ALU यूज करता है, CU यूज करता है, ठीक है। यहाँ पर CU का मतलब हुआ कंट्रोल यूनिट, ALU का मतलब हुआ अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। Stored in register which are small local memory region of 8-bit, 16-bit, 32-bit and 64 bits while processor carries out instruction, basically, ठीक है। यानी डेटा रजिस्टर में स्टोर होता है और ये जो ये बहुत ही छोटा, एकदम छोटा ही पार्ट होता है, और जो लोकल मेमोरी का जो रीजन होता है इसमें वो होता है 8, 16, 32 और 64 बिट, ठीक है। जब प्रोसेसर ये इंस्ट्रक्शन को ले लेता है, ठीक है, यानी प्रोसेसर जब ये इंस्ट्रक्शन को कैरी आउट करता है। तो अब एक डायग्राम के माध्यम से हम ये जो पूरा वर्क है उसको हम अच्छी तरह से समझेंगे। देखो, तो अब एक डायग्राम को देख लेते हैं। पहला तो यह होगा सीपीयू, ठीक है। इसका मतलब क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फिर आएगा हमारा रजिस्टर, एक सेकंड मैं थोड़ा कैमरा को एडजस्ट कर लेता हूँ। हाँ, अब ठीक है, ठीक है। तो रजिस्टर आ गया। फिर आता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। फिर आएगा कंट्रोल, यानी कंट्रोल जो होगा वो बीच में रहेगा, ठीक है, ये कंट्रोल हो गया। अब कंट्रोल अगर हो गया तो हम क्या करेंगे, पहले इसमें 2 एरो कर देंगे, यानी इनपुट यूनिट हम देंगे, ये कंट्रोल यूनिट में जाएगा। फिर कंट्रोल यूनिट से हमको आउटपुट मिलेगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा आउटपुट, ठीक है। और इसको बीच में जो काम होगा वो होगा क्या, ये कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, अरिथमेटिक जो लॉजिक यूनिट है उसको डेटा सिग्नल को भेजेगा और डेटा सिग्नल को रिसीव करेगा, ठीक है। यहाँ पर भी सेम ही होगा, रजिस्टर में भी ये डेटा सिग्नल को भेजेगा और डेटा सिग्नल को रिसीव करेगा, ठीक है। और ये जो पूरा जो प्रोसेस है, यानी ये जो पूरा जो प्रोसेस है, ये जो पूरा प्रोसेस है इसमें क्या होगा, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी स्टोरेज ये भी इंक्लूडेड रहेगा, ठीक है।
तो ये जो डायग्राम है ये आपको अच्छी तरह से एक बार समझना होगा और एक बार पढ़ना होगा। चलिए इसको हम और भी अच्छी तरह से समझते हैं। देखो पहले जो है वो है एक्यूमुलेटर रजिस्टर। तो पहले जो है वो है एक्यूमुलेटर रजिस्टर। एक्यूमुलेटर रजिस्टर होता है क्या है? द इंटरमीडिएट रिजल्ट ऑफ अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन इज स्टोर्ड इन द एक्यूमुलेटर रजिस्टर। ठीक है, यानी अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन का जो इंटरमीडिएट जो रिजल्ट होता है वो एक्यूमुलेटर रजिस्टर के अंदर स्टोर होता है। ठीक है, फिर आता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर यानी एमएआर। इसका जो फुल फॉर्म है वो है ए मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। The address of the memory region where the data is to be stored is contained in MAR। ठीक है, यानी the address of the memory region, ये जो मेमोरी रीजन का जो एड्रेस होता है, ठीक है, जहां पर ये जो डेटा स्टोर होगा, ठीक है, ये जो पार्ट है यानी जहां पर डेटा स्टोर होगा उसका जो एड्रेस है मेमोरी रीजन का वो एमएआर यानी मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में स्टोर होता है। ठीक है, फिर आता है प्रोग्राम काउंटर यानी पीसी। The address of the subsequent instruction to be processed in contained in PC। ठीक है, the address of the subsequent instruction to be processed in contained in PC। ठीक है, यानी जो subsequent instruction था यानी एड्रेस का जो subsequent instruction था वो प्रोसेस्ड होता है और प्रोग्राम काउंटर में वो स्टोर हो जाता है। फिर आता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर यानी आईआर। द करेंट इंस्ट्रक्शन बीइंग प्रोसेस्ड इन कंटेंट इन आईआर। इसका मतलब क्या हुआ, जो करेंट इंस्ट्रक्शन जो प्रोसेस हो रहा था वो आईआर में कंटेंट हो रहा है होता है। ठीक है, तो ये जो चारों जो पॉइंट है इसमें आपको पहले तो ये जो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर एमएआर इसका जो फुल फॉर्म है ये आपको रिमाइंड रखना पड़ेगा। फिर होगा प्रोग्राम काउंटर, ये भी आपको रिमाइंड रखना पड़ेगा। ठीक है, फिर आता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ये भी आपको रिमाइंड रखना पड़ेगा और अच्छी तरह से पढ़ना होगा। ये एग्जाम में आता है, इससे क्वेश्चन एग्जाम में इजीली आपको दिख जाएगा। ठीक है, फिर जो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है उसके अंदर हमको और एक डायग्राम करना पड़ेगा। डायग्राम का मतलब ऐसे हम लिखेंगे सीपीयू, पहले तो सीपीयू हो गया। ठीक है, सीपीयू का जो काम है वो तीनों पार्ट में डिवाइडेड होगा। पहला जो पार्ट है वो है कंट्रोल, फिर जो पार्ट होगा वो है अरिथमेटिक, फिर होगा रजिस्टर। ठीक है, अब बेसिकली ये रजिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको हम फिर से 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, यानी ये चारों पार्ट में काम करता है। तो पहला जो पार्ट होगा वो होगा एक्यूमुलेटर रजिस्टर। ठीक है, फिर आएगा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, फिर आएगा प्रोग्राम, फिर आएगा इंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये जो डायग्राम है बेसिकली जो पिछला जो स्लाइड का जो पार्ट था यानी सीपीयू से कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, रजिस्टर, और रजिस्टर का जो पार्ट था एक्यूमुलेटर रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसको एक वन वे में समझने के लिए ये डायग्राम आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर आपको ये सब याद आ जाएगा अगर इस डायग्राम को आप याद रखोगे तो। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है माइक्रो प्रोसेसर। इंस्ट्रक्शन आर प्रोसेस्ड बाय माइक्रो प्रोसेसर, यानी माइक्रो प्रोसेसर जो इंस्ट्रक्शन होता है उसको प्रोसेस करता है। ठीक है, मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर मेकअप द सीपीयू, यानी मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर मिक्सड अप होके एक सीपीयू को रेडी करता है। ठीक है, दीज आर स्मॉल इलेक्ट्रिकली चार्ज, ये बेसिकली बहुत ही छोटा होता है, ये एक एक इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है और इसको हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के रूप पर देख सकते हैं, यानी ये बहुत छोटा है, इलेक्ट्रिकली चार्ज इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होता है। ठीक है, in 1971 Intel created the first microprocessor
द 4004, यानी 1971 में इंटेल फास्ट माइक्रो प्रोसेसर को रेडी किया था जिसका मॉडल नंबर था 4004। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये आपको रिमाइंड रखना होगा एग्जाम के लिए, इसको आपको रिमाइंड रखना होगा। ठीक है, इससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है, इट वाज ए 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर मेड अप फॉर ए पर्टिकुलर यूज, यानी ये जो था ये 4 बिट आर्किटेक्चर के ऊपर रेडी किया गया था एक पर्टिकुलर यूज के लिए। ठीक है, फिर द फर्स्ट 8008 जनरल पर्पस माइक्रो प्रोसेसर वाज रिलीज्ड इन 1970, यानी उसका एक साल बाद यानी 1972 में द फर्स्ट 8008 जनरल पर्पस माइक्रो प्रोसेसर को रिलीज किया गया था। द माइक्रो प्रोसेसर वाज 8 बिट, इसका मतलब क्या, वो जो माइक्रो प्रोसेसर का जो आर्किटेक्चर था वो 8 बिट के ऊपर था। ठीक है, और ये भी आपको रिमाइंड रखना होगा, एग्जाम में ये भी पूछा जाएगा। ठीक है, देयर आर करेंटली 32 64 बिट प्रोसेसर अवेलेबल ऑन द मार्केट, यानी आज की जो हमारा मार्केट है, यानी जो न्यू जनरेशन का जो सीपीयू रेडी हुआ है वो 32 बिट और 64 बिट के ऊपर अवेलेबल है मार्केट में। पर इन 2026 आपको सब जगह में 64 बिट प्रोसेसर ही देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, यही न्यू जनरेशन आर्किटेक्चर बेस्ड सीपीयू है। चलिए एक पॉइंट को हम फिर से देख लेते हैं। व्हाइल ऑल प्रोसेसर आर नॉट सीपीयूज, ये एक बात है, सब जो प्रोसेसर है वो सीपीयू नहीं होता, ऑल सीपीयूज आर रेफर्ड टू एज माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, और जो ऑल जो सीपीयूज होता है वो हम माइक्रो प्रोसेसर के रूप पर यहाँ पर कह सकते हैं, बिकॉज द सीपीयू कंट्रोल एवरी पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, यानी सीपीयू जो है कंप्यूटर सिस्टम का एवरी पार्ट को कंट्रोल करता है, व्हेयरएज प्रोसेसर मेयरली हैंडल इंस्ट्रक्शन, जहां पर प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन को मेयरली हैंडल करता है। ठीक है, नो कंपोनेंट मे बी कंट्रोल बाय प्रोसेसर, कोई भी कंपोनेंट प्रोसेसर कंट्रोल नहीं कर सकता है। ठीक है, ये बात और ये जो पार्ट है ये आपको रिमाइंड रखना होगा और एक बार अच्छी तरह से पढ़ना होगा, ये इस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट में हम देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट मैनेज द कंप्यूटर सिस्टम इंफॉर्मेशन फ्लो, यानी कंट्रोल यूनिट जो है वो कंप्यूटर इंफॉर्मेशन का जो फ्लो होता है सिस्टम का वो मैनेज करता है। ठीक है, यानी कंप्यूटर सिस्टम का जो इंफॉर्मेशन फ्लो है वो कंट्रोल यूनिट इजीली मैनेज कर लेता है। फिर सर्टेन एक्सटर्नल डिवाइसेस आर आल्सो कंट्रोल वाया कंट्रोल यूनिट, यानी कुछ जो एक्सटर्नल डिवाइस होता है वो कंट्रोल यूनिट के माध्यम से कंट्रोल होता है। दिस प्रोड्यूसेस कंट्रोल सिग्नल बाय डिकोडिंग मशीन इंस्ट्रक्शन, यानी जो पेरिफेरल डिवाइस और मशीन इंस्ट्रक्शन जो है उसको डिकोड करके कंट्रोल यूनिट कंट्रोल सिग्नल को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, फिर आता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट यानी एएलयू, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है हार्डवेयर के बारे में। ठीक है, इसको आपको रिमाइंड करना होगा और प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, पहले तो देख लेते हैं अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट क्या चीज है। पहले अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन आर कैरिड आउट बाय एएलयू, यानी अरिथमेटिक और लॉजिक जो ऑपरेशन होता है कंप्यूटर में वो एएलयू जो है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट कैरी आउट करता है और सॉल्व करता है। ठीक है, और इट ओनली कैरीज काइंड ऑफ डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशन सच लाइक दैट प्लस एंड माइनस, यानी जो प्लस हो गया यानी एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये जो ऑपरेशन हो सब कुछ आपका जो एएलयू है वो कैरी आउट करता है। ठीक है, अब हमको एक डायग्राम को पढ़ना होगा, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले मैं डायग्राम को कर लेता हूँ। पहले जो आएगा वो है मेन मेमोरी, और ये मेन मेमोरी दो पार्ट में डिवीजन हो जाएगा। पहले जो आएगा वो है प्राइमरी मेमोरी, और नेक्स्ट जो आएगा वो है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी में आ जाएगा रैम, आ जाएगा प्राइमरी मेमोरी में। ठीक है, फिर आ जाएगा रोम, और रैम भी दो टाइप में आ जाएगा, एक है स्टैटिक, एक है डायनामिक। ठीक है, और रोम तीन पार्ट में डिवीजन होगा। ठीक है, रोम जो होगा वो तीन पार्ट में डिवीजन होगा। पहला जो पार्ट होगा वो होगा पी रोम। नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो होगा ईपी रोम, और थर्ड जो पार्ट होगा वो होगा EEP रोम।
ठीक है, इसको मैं थोड़ा ब्रैकेट कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये तो हो गया प्राइमरी मेमोरी का पूरा सेक्शन। अब हम आएंगे सेकेंडरी मेमोरी के ऊपर। सेकेंडरी मेमोरी में पहले होगा मैग्नेटिक टेप, फिर होगा ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है, और एक आएगा वो होगा मैग्नेटिक डिस्क। यानी सेकेंडरी मेमोरी में टोटल 3 पार्ट होगा, 3 पार्ट, ठीक है। ये होगा मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है। तो ये जो चार्ट और जो डायग्राम है ये आपको अच्छी तरह से रिमाइंड रखना होगा, ठीक है। और इसको आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सिर्फ यही नहीं, मैं जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया था वो भी आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। और इसको रिमाइंड रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो अगर मैं इस डायग्राम को अच्छी तरह से डिस्कस करो तो देखो, पहला तो मेमोरी होता है 2 टाइप का, एक होता है प्राइमरी मेमोरी और एक होता है सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी में आता है रैम और रोम। रैम को हम 2 टाइप में डिवीजन कर सकते हैं, एक है स्टैटिक रैम और एक है डायनेमिक रैम। रोम को अगर हम 3 पार्ट में डिवीजन कर सकते हैं, पहला होगा पी रोम, फिर होगा ईपी रोम, फिर आएगा डबल ईपी रोम, ठीक है। और सेकेंडरी मेमोरी को हम 3 पार्ट में डिवीजन कर सकते हैं, एक है मैग्नेटिक टेप, एक है ऑप्टिकल डिस्क और एक है मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है। तो चलिए पहला जो हमारा पार्ट है हम देख लेते हैं, मेन मेमोरी यूनिट, ठीक है। तो मेन मेमोरी यूनिट में हमको पढ़ना होगा, पहले जान लेते हैं मेमोरी, मेन मेमोरी यूनिट होता क्या है। इट इज ऑल्सो प्रेफर्ड टू एज ए प्राइमरी मेमोरी, इंटरनल मेमोरी और सेमीकंडक्टर मेमोरी, ठीक है। इट इज ए प्राइमरी स्टोरेज स्पेस दैट सीपीयू में एक्सेस डायरेक्टली, ठीक है। जो मेन मेमोरी होता है ये बेसिकली प्राइमरी मेमोरी, इंटरनल मेमोरी और सेमीकंडक्टर मेमोरी की तरह प्रिपेयर्ड होता है। और ये जो प्राइमरी स्टोरेज, ये एक प्राइमरी स्टोरेज है जो सीपीयू इसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, ठीक है। अब देखो, द 2 मेन पार्ट ऑफ द मेन मेमोरी यूनिट और प्राइमरी मेमोरी, यानी मेन मेमोरी यूनिट को हम प्राइमरी मेमोरी कह सकते हैं, ठीक है। एक है रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम और एक है रीड ओनली मेमोरी यानी रोम। तो देखो, रैम और रोम का कुछ डिफरेंस हम देख लेते हैं। पहले जो पार्ट है रैम है, इट इज ए रीड राइट मेमोरी, और रोम जो है इट इज ए नॉन वोलेटाइल रीड ओनली एंड परमानेंट मेमोरी, ठीक है। यानी रैम का जो मेमोरी है इसमें हम रीड और राइट दोनों ही कर सकते हैं, यानी ये वोलेटाइल है, ठीक है। और रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, इसमें हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, ये एक परमानेंट मेमोरी होता है। फिर आता है रैम में, इट इज ए वोलेटाइल एंड टेम्पोररी मेमोरी, ठीक है। और रोम में आती है डज नॉट परमिट द यूजर टू राइट एनीथिंग ऑन इट बट इज डज परमिट द रीडिंग ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शन, ठीक है। यानी रैम जो है ये एक वोलेटाइल मेमोरी है, एक टेम्पोररी मेमोरी होता है, ठीक है। रोम में ये यूजर को परमिट नहीं करता टू राइट एनीथिंग, यानी इसमें आप कुछ राइट नहीं कर सकते हो, बट इट डज परमिट द रीडिंग ऑफ डाटा, यानी ये डेटा को रीड करने की परमिट देता है, इंस्ट्रक्शन को रीड करने की परमिट देता है, ठीक है। इट इज यूज्ड बाय यूजर, यानी 2 रैम आर यूज्ड बाय यूजर, वन ऑफ देम इज SRAM एंड वन SRAM इज DRAM। और at the time of manufacturing, the manufacturer wrote the contents of ROM। और there are the 5 type of ROM, एक होता है MROM, फिर आता है PROM, फिर आता है EPROM, फिर आता है EEPROM, फिर आता है फ्लैश मेमोरी। तो ये सब हमको अच्छी तरह से पढ़ना होगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज में हम देख लेते हैं। तो पहले आता है क्या, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो स्टैटिक यानी SRAM, इसका मतलब है स्टैटिक रैम। तो स्टैटिक रैम एक्चुअली होता क्या है, स्टैटिक रैम gets its name from the fact that it does not need to be refreshed in order to continue storing data। यानी इस रैम को खुद को रिफ्रेश करना नहीं होता बार बार डेटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है। इसलिए इसका नाम है स्टैटिक रैम। और नेक्स्ट जो है वो है डायनेमिक रैम, यानी डायनेमिक रैम गेट इट्स नेम फ्रॉम द फैक्ट दैट इट्स नीड टू बी रिफ्रेश्ड विथ टाइम इट लॉसेस इंफॉर्मेशन। यानी ये जब काम करते हैं इसमें इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए इसको खुद को रिफ्रेश करना पड़ता है, ठीक है, बार बार। अगर ये खुद को रिफ्रेश नहीं करेगा तो ये इसका जो इन्फॉर्मेशन है ये इसको इजीली लूज कर देगा, ठीक है। इसलिए हम इसको डायनेमिक रैम कह रहे थे, यानी ये DRAM है और एक है स्टैटिक रैम। नेक्स्ट देखते हैं रोम, यानी रीड ओनली मेमोरी। पहला जो है MROM यानी मास्क रोम, ठीक है। द अर्लीस्ट काइंड इन विच इंफॉर्मेशन इज हैंड राइट
इनटू द चिप ड्यूरिंग प्रोडक्शन, ठीक है, यानी इंफॉर्मेशन इसमें हैंड राइट हुआ था चिप प्रोडक्शन जब हुआ था, ठीक है, ये बहुत ही पुराने जमाने का चीज। ऑल्दो इट कैन नॉट बी चेंज और रिमूव, ये चेंज और रिमूव नहीं हो सकता। इट इज ए चीप फॉर मास मैन्युफैक्चरर, ठीक है, ये जो मास मैन्युफैक्चरर है उसके लिए बहुत ही चीप होता है, ठीक है। फिर आता है प्रोग्रामेबल यानी PROM। The user can utilize specific hardware to custom program ROM, ठीक है, the user can utilize specific hardware to custom program PROM। ये PROM can be changed और updated only once, ठीक है, यानी यूजर जो है ये स्पेसिफिकली हार्डवेयर को कस्टमाइज प्रोग्राम कर सकते हैं PROM के लिए, और ये PROM जो है कैन बी चेंज और अपडेटेड ओनली वंस, यानी ये चेंज और अपडेट हो सकते हैं ओनली वन टाइम, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर आता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल ROM यानी EPROM। तो व्हाट इज EPROM? UV light can wipe the contents of the kind of ROM and a PROM programmer can then program it। यानी ये जो प्रोग्राम यानी ये जो EROM है इसमें सिर्फ UV लाइट देकर हम डेटा को वाइप कर सकते हैं, एंड ए PROM प्रोग्रामर कैन देन रिप्रोग्राम इट, ठीक है। अगर डेटा एक बार वाइप हो जाता है तो फिर से एक PROM प्रोग्रामर इसमें डेटा को इजीली रिप्रोग्राम कर सकता है, ठीक है। This process can be repeated numerous times, ठीक है। However, the chip will eventually become worthless due to the continuous erasing and rewriting, ठीक है। यानी इस प्रोसेस को हम कई बार कर सकते हैं, बट ये प्रोसेस को हम जब करेंगे तो इसका जो चिप होता है ये इवेंचुअली बिकम वर्थलेस, यानी ये एकदम से खराब हो जाता है कंटिन्यूअस अगर इसमें इरेज करेंगे और रिराइट करेंगे तो, ठीक है। ये इसका ड्रॉबैक है। नेक्स्ट जो है वो है EEPROM यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल ROM। Similar to the flash memory, the kind of ROM allows its contents to be flashed and then written to without requiring the chip to be removed from its surrounding। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो ROM है ये बेसिकली एक फ्लैश मेमोरी की तरह काम करता है, ठीक है। ये ROM डेटा को रीड करने के लिए अलाउ करता है, ठीक है, विदाउट एनी चिप, ठीक है, और विदाउट रिक्वायरिंग द चिप टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द सराउंडिंग, ठीक है। फिर आता है द बायोस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज स्टोर्ड ऑन EEPROMs which can be changed without sending the device back to the manufacturer। यानी कंप्यूटर का जो बायोस होता है वो EEPROM में ही स्टोर होता है, ठीक है, जो बेसिकली मैन्युफैक्चरर को सेंड करके बिना ही आप इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। बायोस अपडेट्स कैन ऑफन बी परफॉर्म बाय बायोस अपडेट्स, ठीक है। और ये जो बायोस जो अपडेट होता है बेसिकली ये जो EEPROM है इसमें कैड आउट होता है, यानी इसमें बायोस जो सॉफ्टवेयर है वो स्टोर होता है, ठीक है, और इसमें आप न्यू बायोस इजीली अपडेट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट होता है फ्लैश मेमोरी। व्हाट इज अ फ्लैश मेमोरी? फ्लैश मेमोरी इट इज इंटीग्रेटेड सर्किट टाइप और नॉन वोलेटाइल मेमोरी दैट डज नॉट रिक्वायर कांस्टेंट पावर टू स्टोर डाटा बेसिकली, ठीक है। ये काइंड ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट मेमोरी है, ये नॉन वोलेटाइल होता है, यानी इसको लगातार पावर की जरूरत नहीं है डेटा को स्टोर करने के लिए। कंपेयर टू द मैग्नेटिक स्टोरेज इट इज फार मोर कॉस्टली। अगर एक मैग्नेटिक स्टोरेज को आप देख लो तो ये फ्लैश मेमोरी बहुत ही कॉस्टली होता है, इससे बहुत ही कॉस्टली है। कार, रेडियोज, सेल फोन, डिजिटल कैमरास, PDAs, MP3 प्लेयर्स एंड प्रिंटर ऑन द अनदर हैंड फ्रीक्वेंटली यूजेस फ्लैश मेमोरी। मतलब ये जो डिवाइस हो गया, कार, रेडियोज हो गया, सेल फोन्स हो गया, डिजिटल कैमरा हो गया, PDAs हो गया, MP3 प्लेयर्स हो गया, ठीक है, प्रिंटर हो गया, इस सब डिवाइस में आपको फ्लैश मेमोरी का यूज इजीली देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन मेमोरीज आर एज फॉलोज, यानी मेमोरी का जो डिफरेंस होता है वो कैसे हम देख सकते हैं। पहले तो द मेमोरी डिवाइसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। मेमोरी सिस्टम बेस्ड अपॉन देयर एक्सेस टाइम एंड स्टोरेज कैपेसिटी एंड कॉस्ट बाय बिट स्टोरेज, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं मेमोरी। मेमोरी को हम दो तरह की लिख सकते हैं, एक है प्राइमरी मेमोरी, वो है सेकेंडरी मेमोरी, और इसका जो डिफरेंस है वो हो गया एक्सेस टाइम, स्टोरेज कैपेसिटी और कॉस्ट बाय बिट ऑफ स्टोरेज को लेकर। तो प्राइमरी मेमोरी का जो एक्सेस टाइम है वो बहुत फास्टर है, स्टोरेज कैपेसिटी स्मॉलर होता है और कॉस्ट और बिट होता है हाई। सेकेंडरी मेमोरी का जो एक्सेस टाइम वो स्लोअर होता है, स्टोरेज कैपेसिटी होता है हायर एंड कॉस्ट और बिट स्टोरेज होता है लो, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेमीकंडक्टर मेमोरी। सेमीकंडक्टर मेमोरी यानी रैम, रोम, एमरोम, PROM, ठीक है, EPROM, EEPROM और एंड फ्लैश मेमोरी, ये पड़ता है सेमीकंडक्टर मेमोरी में, ठीक है। फिर आता है मैग्नेटिक मेमोरी, यानी हार्ड डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, मैग्नेटिक टेप्स हो गया, ये सब पड़ता है मैग्नेटिक मेमोरी में। फिर आता है ऑप्टिकल मेमोरी, यानी कम्पैक्ट डिस्क हो गया, डिजिटल वीडियो बाई वर्सेटाइल डिस्क यानी DVD हो गया, ठीक है, एंड ब्लू रे डिस्क, ये सब आता है ऑप्टिकल मेमोरी में, ठीक है। आप ये थोड़ा अच्छे से एक बार पढ़ लेना, ठीक है, और रिविजन कर लेना, ठीक है। मैं नेक्स्ट पार्ट में चला जाता हूँ। नेक्स्ट आता है पोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फॉर
एग्जाम एंड इम्पोर्टेंट फॉर ऑल्सो कंप्यूटर अवेयरनेस, ठीक है। तो देखो पहले पोर्ट होता क्या है। ए पोर्ट इज एन एक्सटर्नल कनेक्टिंग कनेक्टर दैट इज यूज टू प्लग वेरियस काइंड ऑफ केबल्स। यानी पोर्ट बेसिकली एक एक्सटर्नल कनेक्टिंग कनेक्टर होता है जिसके अंदर हम जो डिफरेंट काइंड ऑफ केबल वो हम इनपुट कर सकते हैं, ठीक है। इट इज द लोकेशन ऑफ द फिजिकल कनेक्शन बिटवीन डिवाइसेस। मतलब ये क्या हुआ, ये फिजिकल कनेक्शन बिटवीन डिवाइसेस का लोकेशन हो गया, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम यूज ए वेराइटी ऑफ पोर्ट्स टाइप। कंप्यूटर सिस्टम वेराइटी ऑफ पोर्ट टाइप यूज करते हैं लाइक सीरियल पोर्ट। Now, what is a serial port? The serial port send one bit of a byte at a time in a single stream of bits, ठीक है। यानी सीरियल पोर्ट जो डेटा सेंड करता है वो है वन बिट, यानी एक बाइट का वन बिट सेंड करता है एक टाइम में इन ए सिंगल स्ट्रीम ऑफ बिट्स, ठीक है। फिर इट इज यूज टू ट्रांसफर स्लैगिश डेटा अक्रॉस द डिजिटल डिस्टेंस, ठीक है। यानी ये जो स्लैगिश जो डेटा होता है ये अक्रॉस डिजिटल डिस्टेंस में ये सेंड कर सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल dial-up modems and serial mice make use this kind of serial ports, ठीक है। फिर आता है parallel port. What is a parallel port? The parallel port are used to send fast data over short distances. यानी parallel port यूज होता है बेसिकली फास्ट डेटा को सेंड करने के लिए विद इन शॉर्ट डिस्टेंस, माने शॉर्ट डिस्टेंस में फास्ट डेटा को सेंड करने के लिए हम पैरेलल पोर्ट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इट इज यूज टू कनेक्ट प्रिंटर्स, मॉनिटर एंड प्रोजेक्टर। यानी जो प्रिंटर हो गया, जो मॉनिटर हो गया और जो प्रोजेक्टर हो गया उसको कनेक्ट करने के लिए हम पैरेलल पोर्ट यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आ गया है यूएसबी पोर्ट यानी यूनिवर्सल सीरियल बस। ये तो बहुत कॉमन है, ठीक है। ए यूएसबी पोर्ट में कनेक्ट अप टू 127 पेरिफेरल डिवाइसेस। यानी एक यूएसबी पोर्ट 127 पेरिफेरल डिवाइस को एक साथ कनेक्ट कर सकता है, ठीक है, इंक्लूडिंग माइस, डिजिटल कैमरा, स्कैनर, स्पीकर एंड सो ऑन। मतलब जो डिजिटल कैमरा हो गया, स्कैनर, स्पीकर, माउस एक्सेट्रा, ये सब को एक साथ ये कनेक्ट कर सकता है। इट इज ऑल्सो अलाउ यू टू अटैच ये प्लग एंड प्ले सर्विसेज। यानी ये आपको एक प्लग एंड प्ले सर्विसेज एक फीचर आपको दे देता है, ठीक है। फिर आता है SCSI पोर्ट यानी स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। ये आपको थोड़ा पढ़ना होगा, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप देख लेते हैं SCSI यानी स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। ये SCSI होता क्या है पहले तो। SCSI पोर्ट आर इनेबल डाटा टू बी सेंड इन डेसी चेन टू अप टू 7 डिवाइसेस एट ग्रेटर स्पीड, ठीक है। यानी SCSI पोर्ट जो होता है ये डेटा को सेंड करते हैं बहुत ही हाई स्पीड में, यानी 32 बिट एट ए टाइम। ये 7 डिवाइसेस को एक टाइम में सपोर्ट करते हैं डेटा सेंड करने के लिए, ठीक है। और इट इज ए फास्ट डेटा ट्रांसफरिंग डिवाइसेस दैट कंटेक्ट्स हार्ड डिस्क, ड्राइव्स, CD-ROMs, ड्राइव्स एक्सेट्रा टू द कंप्यूटर। यानी ये कंप्यूटर में जो फास्ट डेटा ट्रांसफरिंग डिवाइसेस है लाइक हार्ड डिस्क, CD-ROM एक्सेट्रा, ये सब डिवाइसेस को ये कंप्यूटर से कनेक्ट करता है, ठीक है। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब आता है बसेस। तो बसेस जो था, मैंने तो जो सिस्टम यूनिट था उसमें ये आता था, मैं आपको एक डायग्राम करके पहले तो मैं आपको थोड़ा सा बताया था बसेस के बारे में। तो अब यहाँ पर हम फुल एंड एक्यूरेट तरीके से बसेस होता क्या है, इसका जो डेफिनेशन होता है हम अच्छी तरह से इसको समझेंगे, ठीक है। तो पहले आप देख लो व्हाट इज अ बसेस। ए बस इज ए कलेक्शन ऑफ पैरेलल लाइन दैट कैरी डाटा, एड्रेसेस, इंस्ट्रक्शन एंड अदर इंफॉर्मेशन विद इन ए कंप्यूटर। यानी जो बस जो होता है ये कलेक्शन ऑफ ग्रुप होता है, ये पैरेलल लाइन में कनेक्ट होता है, यानी ये पैरेलल लाइन में डेटा को कैरी करता है। एड्रेस, इंस्ट्रक्शन एंड अनदर जो इन्फॉर्मेशन होता है वो कंप्यूटर में ये कैरी करता है, ठीक है। ऑन बसेस इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड एज ए सीरीज ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्स। यानी बसेस में ये जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट होता है ये एक इलेक्ट्रिकल पल्स की तरह ट्रांसफर होता है, ठीक है। व्हिच ईच पल्स रिप्रेजेंटिंग 1 और 0 बिट। यानी एक जो पल्स होता है वो 1 बिट और 0 बिट को रिप्रेजेंट करता है। The control unit and internal storage are linked by parallel electrical cable known as buses। यानी जो कंट्रोल यूनिट जो है और जो इंटरनल जो स्टोरेज होता है वो लिंक होता है एक केबल के थ्रू, यानी एक पैरेलल इलेक्ट्रॉनिक केबल के थ्रू जिसका नाम है बसेस, ठीक है। तो कंट्रोल यूनिट एंड जो इंटरनल स्टोरेज जो होता है, जो लिंक्ड होता है, वो पैरेलल इलेक्ट्रिकल केबल के थ्रू लिंक्ड होता है जिसको हम बसेस कह सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं व्हाट इज इंटरनल बसेस। An internal bus is a bus inside the processor that moves data, address, instruction and another information from register to the other internal component or unit। यानी internal bus जो होता है इस बस के भीतर बेसिकली प्रोसेसर
दैट मूव्स डेटा, यानी इस बस के माध्यम से प्रोसेसर जो है वो डेटा, एड्रेस, इंस्ट्रक्शन और जो अनदर इंफॉर्मेशन है वो रजिस्टर्स थ्रू अनदर जो इंटरनल कंपोनेंट है उसमें मूव करवाता है, ठीक है, इसलिए इसको हम इंटरनल बस कहते हैं। फिर आता है एक्सटर्नल बसेस। एंड एक्सटर्नल बस इज ए बस दैट रन आउटसाइड ऑफ द प्रोसेसर, यानी ये जो बस है ये प्रोसेसर के आउटसाइड में काम करते हैं बट इनसाइड द कंप्यूटर, बट कंप्यूटर के इनसाइड में ही होता है बेसिकली। ये काम क्या करता है, ट्रांसपोर्टिंग डाटा, एड्रेस एंड अदर इंफॉर्मेशन बिटवीन मेन कंपोनेंट्स, यानी ये डेटा को ट्रांसफर करता है, एड्रेस को ट्रांसफर करता है और अदर इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है बिटवीन मेन कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग कार्ड्स विद इन द कंप्यूटर, यानी जो आपका जो एक्सपेंशन जो कार्ड होता है, ठीक है, उसमें उसके थ्रू आपका जो कंप्यूटर होता है उसमें ये कनेक्ट करता है, ठीक है, इसलिए हम इसको एक्सटर्नल बस कह सकते हैं। तो चलो आज इतने ही रखते हैं, ठीक है। हाँ, तो स्टूडेंट्स आज का वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। आशा करता हूँ आप सबको इस टॉपिक को अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। अगर कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है। और नेक्स्ट दिन हम जो होगा वो हार्डवेयर पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाला कंप्यूटर अवेयरनेस का सभी इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट हार्डवेयर पार्ट 2 के साथ, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू वेरी मच।